नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। IBN 7 पर ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। ये टूटी पटरी देखिए, पटरी का हिस्सा ही गायब है। ये उखड़ी हुई फिश प्लेट देखिए। बिहार के छपरा की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस किसी गहरी साजिश का शिकार बनी, या राजधानी एक्सप्रेस इंसानी भूल, लापरवाही और अनदेखी के चलते उलट गई? चाबी निकले हुए दिख रहे हैं और पटरी कटा हुआ दिख रहा है, और एक ही स्थान पर ये टूटा हुआ नहीं दिख रहा है या खुला हुआ नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से पटरी कटा हुआ दिख रहा है, तो देखना होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। After detailed inquiry, investigation and other things, and only I can come to a conclusion and I can say something. But as it looks, something has gone wrong. हादसा राजधानी एक्सप्रेस के साथ पेश आया तो हो हल्ला जमकर मचा, लेकिन क्या हमारे दो मंत्रालयों में तालमेल दिखा? रेल मंत्री जहां साजिश की ओर इशारा करते नजर आए, वहीं गृह मंत्रालय से आई खबरों के मुताबिक इस हादसे के पीछे नक्सली साजिश की आशंका नहीं है। सो अब इंतजार जांच रिपोर्ट का है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हर बार की तरह इस दफा भी जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में नहीं डाली जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार भी जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाई जाएगी? देखिए प्रश्नकाल। महंगा किराया और सस्ती जान, रेल में सफर करने वाले यात्रियों के दिमाग में आज यही बात घूम रही है। एक तरफ जहां रेल किराए में 14% की भारी बढ़ोतरी कर दी गई, वहीं रेल हादसों में यात्रियों की जान जाने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। आज राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाई प्रोफाइल ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। बिहार में छपरा के पास हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग जख्मी हुए हैं। वैसे केंद्र में मोदी सरकार को आज 1 महीना भी पूरा हो गया है। 26 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, उस दिन भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें 25 यात्रियों की मौत हो गई थी। रेल हादसों के बाद हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उस जांच के बाद कितने अफसरों पर कार्रवाई होती है, सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये कोई नहीं जान पाता। मसलन पिछले हादसे की जांच में क्या निकला, सरकार और रेलवे प्रशासन ने क्या सबक लिया, किस पर सख्ती की गई, पता नहीं। आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय। राजधानी एक्सप्रेस हादसा, ना सबक ना सख्ती, और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या रेल हादसों की जांच सिर्फ औपचारिकता होती है? और आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी इस शो में दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर आप सवाल से इत्तेफाक रखते हैं। अगर नहीं है तो टाइप कीजिए PKP_N और मैसेज कर दे 51818 पर। और हम सभी के सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन JP बत्रा साहब, और साथ ही साथ हम दिल्ली भी आपको लेकर चलेंगे, जहां से रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सतीश M वैश्य हमारे साथ जुड़ेंगे। मुंबई से फिलहाल जुड़ चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट मनीष अग्रवाल। लेकिन हमारे इस चर्चा को शुरू करने के पहले हम दर्शकों के सवाल को शामिल करते हैं शो में, हमेशा की तरह। लखनऊ से पंकज गुप्ता ने अपना प्रश्न पूछा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं पंकज। ये जो हादसा हुआ, इस तरह हादसे होते हैं, लोगों की मौतें होती हैं, फिर इंक्वायरी बैठती है, फिर वो फाइलें होती हैं, फिर फाइलें दब जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि कभी किसी बड़े अधिकारी पे या किसी और व्यक्ति पे कार्यवाही क्यों नहीं होती है? एक और हमारी दर्शक है कोलकाता से, शहाना भट्टाचार्य जी ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं क्या कुछ पूछ रही हैं शहाना। आए दिन हम रेलवे दुर्घटना की बातें सुनते रहते हैं, बट सरकार कोई असली कदम नहीं उठाती है। क्या जांच सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता है, या सरकार सच्ची में कोई कदम उठाने का सोच रही है? JP बत्रा साहब, सबसे पहले अगर आपसे शुरू कर सकूं, क्या कुछ नतीजा निकलता है इन जांचों का जो बिठाए जाते हैं? क्या ये महज एक दिखावा होता है, खाना पूरी की जाती है? ये जो अभी हादसा हुआ है उसके बारे में मुझे बहुत अफसोस है, कुछ जाने भी गई। जहां तक जांच का सवाल है, हर ऐसे केस में कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो जांच करती है, और उनकी जांच रिपोर्ट रेल मंत्रालय को आती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। इसका पूरा एक्शन टेकन और उसका आगे का जो भी फॉलोअप है वो पूरा पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन है, वो उनकी साइट पे भी है और ये पार्लियामेंट को भी पेश किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो गोरखधाम एक्सप्रेस भी डीरेल हुआ 26 जून को, या उसके बाद अगर बेटिया में रेल हादसा होता है, तमाम केसेस में
क्या होता है, मतलब सजा के तौर पर क्या हम अफसरों को सिर्फ तबादले के तौर पर ही हम इसे देखते हैं, एक जांच का नतीजा, या कुछ ठोस कदम भी आगे लिए जाते हैं? इसके सजा के नाम पर पूरे सख्ती से सजा होती है। जिसके बारे में कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं, और वो सिर्फ रेल कर्मियों की या और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं तय करते, वो सिस्टम को भी देखते हैं कि सिस्टम में कोई कमियां तो नहीं है, और अगर है तो उनको रेल मंत्रालय को आदेश दिए जाते हैं कि आप या तो उनको दूर करिए या आप उसको कंटेस्ट करिए। ज्यादातर केसेस में रेल मंत्रालय उसको बहुत सीरियसली लेता है और वो सब कमियां दूर करके उसको जवाब देना पड़ता है। आप कह रहे हैं जवाबदेही है। मनीष जी, आपको लगता है कि इस तरीके से जो है जवाबदेही नजर आती है जब हम रेलवे के फंक्शनिंग की बात करते हैं? देखिए, ये जो काफ़ी टेक्निकल सवाल है जो कि मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रॉडली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से देखूं तो जो फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क से देखूं तो जिस रेट पे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और जिस रेट पे डिमांड बढ़ रही है पैसेंजर्स और फ्रेट वगैरह की, तो इन दोनों में जो सप्लाई है वो कैचअप नहीं कर पा रही है, और ज़रूरत है कि और ज़्यादा फाइनेंसिंग हो मेंटेनेंस में और कैपेसिटी एडिशन में। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा। मतलब और ज्यादा जो है पैसा खर्च किए जाने की जरूरत है रेलवे को दुरुस्त करने के लिए। आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले नोएडा से एक छात्र हैं ऋषि, उन्होंने फोन पर कुछ बात कही है, आइए सुनते हैं ऋषि की बात। मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार जो है सबक सीखा है। हमारी जो रेल सर्विस है वो बहुत पीछे है, जो हमारी सिग्नल प्रणाली है वो काफी पीछे है, और भी बहुत सारी कमियां हैं। जी, उधर भोपाल से पत्रकार दीपक तिवारी ने भी सवाल पूछा है। अगर जांचों से कुछ होता तो अब तक इतनी जांचें हुई रेल एक्सीडेंट्स के बाद में, उन रिपोर्टों के बाद में रेल एक्सीडेंट बंद हो गए होते। जांच होती है, एक्सीडेंट होता है, जांच होती है, एक्सीडेंट होता है। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, राजधानी चला नहीं पा रहे हैं। कितनी जांचें करवाएगा ये देश? पंजाब में नौकरी करने वाले मोहम्मद शाकिर ने फोन पर अपनी बात कही है, शाकिर साहब की बात भी सुन लेते हैं। ये रेलवे का किराया तो इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन रेलवे में जो सुरक्षा के ये बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं जमीनी स्तर पर कोई मतलब कुछ नहीं हुआ अभी तक। और जो बड़े स्टेशनों पे थोड़ी बहुत सुविधा ये दे पा रहे हैं, लेकिन छोटे स्टेशन जो हैं उन पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ना कोई चेकिंग वाले हैं। मनीष, जिस तरीके से अभी एक दर्शक ने कहा कि भाई आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, सरकार को क्या अपनी प्राथमिकताएं भी दुरुस्त करने की जरूरत है कि भाई आप सपने बाद में दिखाएं, कम से कम जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको तो आप एड्रेस कर लें? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ चीज़ें करी जाएं और बाकी ना करी जाएं। मेरे ख्याल से जो अगर प्रायोरिटी में देखूं तो सर्टेनली सेफ्टी नंबर 1 है। जो एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, और मीडियम टर्म में फ्रेट और पैसेंजर्स को कैसे अलग अलग एड्रेस किया जाए, फ्रेट कॉरिडोर्स और सेपरेट हायर स्पीड रेल कॉरिडोर्स के थ्रू। लेकिन इनको करने में हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, इसलिए नहीं कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी कुछ अलग है। हमने सेक्टर या सेक्टर दर सेक्टर में यही देखा है कि जो फाइनली लोग डिलीवर करते हैं वो पब्लिक सेक्टर से ही लिए जाते हैं, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ब्लैक एंड वाइट में लिख दी जाती हैं। वो फाइनेंसिंग के लिए ज़रूरी होता है कि क्लियर हो कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या मैकेनिज्म होंगे, क्या प्रोसेस होंगे, और उससे जो है वो परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी, सेफ्टी, इन सब पे कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट आ जाता है। तो जैसे हम हाई स्पीड रेल और बुलेट ट्रेन वगैरह की बात करेंगे, उसमें फाइनेंसिंग नहीं बल्कि ये परफॉर्मेंस कमिटमेंट प्राइवेट सेक्टर का लाना काफी जरूरी होगा उसको सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए। पटरा साहब, आप क्या कहेंगे, क्या सरकार को अपने बजट बढ़ाने की जरूरत है और साथ में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी, जैसा कि मनीष कह रहे हैं? जैसा अभी रिएक्शन आए, ये लाजमी है जनता का सोचना कि रेलवे सुरक्षा के मामले में आगे क्या कर रही है। 1 मिनट में ज़रूर आपका ध्यान आंकड़ों की ओर दिलवाना चाहूँगा। 2000-2001 में तकरीबन हमारे 473 के आसपास एक्सीडेंट होते थे, जो कि आज इस समय 80% इम्प्रूव होकर 100 के आसपास हो गए हैं। लेकिन
ये मानना कि 100 से हमें सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा लक्ष्य 0 एक्सीडेंट टॉलरेंस होना चाहिए और इस दिशा में रेलवे कुछ कदम तो उठा रही है, लेकिन उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। ये तेजी किस तर्ज पर लाने की जरूरत है? क्या ये नौकरशाही के स्तर पर लाने की जरूरत है या फिर राजनीतिक स्तर पर इसे एक राजनीतिक पुश देते हुए लाने की जरूरत है? मैं ये कहूंगा कि इसके लिए इस समय पॉलिटिकल विल की जरूरत है। एक काकोडकर कमेटी सेटअप की गई थी जिन्होंने 2009 में ही अपनी रिपोर्ट दी और ये बताया कि अगर हम 40,000 करोड़ के आसपास खर्च करें 5 साल में तो हम 0 एक्सीडेंट की तरफ पहुंच सकते हैं, जैसा कि यूरोपियन रेलवेज में है, जैसा कि जापानीज रेलवे में है, वैसा ही इंडियन रेलवेज में भी हो सकता है। लेकिन समस्या इस समय रिसोर्सेज जोड़ने की है जो रेलवे के पास नहीं है। चलिए इस मुद्दे पर जो है हम इनफैक्ट आगे बढ़ने से पहले कुछ और सवाल भी ले लेते हैं। फेसबुक पर जो है हमारे एक दर्शक हैं शिव केशरी, उन्होंने लिखा है कि सरकार ने जो जल्दबाजी किराया बढ़ाने में दिखाई वो सुरक्षा के मुद्दे पर आखिर क्यों नहीं दिखाती है। और उधर दूसरी जो हमारी सोशल वेबसाइट है यानी कि ट्विटर पर शहनाज ने लिखा है कि राजधानी एक्सप्रेस में हुए हादसे से यह साफ जाहिर होता है कि किराया कितना भी भारी भरकम हो जाए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब बत्रा साहब, आपने काकोडकर कमेटी का जिक्र किया, उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि भाई आपका जो डेवलपमेंट रिसर्च इनका दायरा बढ़ाया जाए, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है ओवरऑल। आपने 5 साल का जिक्र किया 40,000 करोड़ की बात करते हुए। ये फंड्स की कमी का ये खेल क्या है? लालू प्रसाद यादव आते हैं, कहते हैं कि भाई हमने तो रेलवे का टर्न अराउंड कर दिया। ममता बनर्जी आती है, कहती है कि नहीं रेलवे में तो दरअसल लॉसेज हो रहा था। अब पहली दफा एक सरकार है जिसने अपने पास ही पोर्टफोलियो रखा है, ना कि किसी गठबंधन दल को देने की जगह में। कितनी अभी आप अगर रेलवे की हेल्थ की बात करें, कितना स्वस्थ है अभी रेलवे का हेल्थ? मैं चेयरमैन था रेलवे बोर्ड का जिस समय हम सरप्लस जनरेट कर रहे थे। 2005-2006 में हमने 12,000 करोड़ का सरप्लस जनरेट किया, उसके अगले साल 20,000 करोड़ का सरप्लस जनरेट किया, उसके अगले साल भी 19,000 के आसपास करोड़ का सरप्लस जनरेट हुआ था। उसके बाद रेलवे का सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी कम होना शुरू हो गया। स्टाफ एक्सपेंसेस भी बढ़ गए 6th पे कमीशन की वजह से। नतीजा यह है इस समय रेलवे के पास अपने इंटरनल जनरेशन के द्वारा पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सर, इस मुद्दे पर इनफैक्ट सतीश एम वैश्य जी अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ये भी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं रेलवे बोर्ड के और खास करके रेल सुरक्षा के मोर्चे पर जो है काफी काम किया है। सतीश जी, जब हम देख रहे हैं कि भाई रेल के किराए बढ़ा दिए जाते हैं, माल भाड़े के जो किराए हैं उसमें हमने देख रहा है बढ़ोतरी है, लेकिन ये जो बढ़ोतरियां की जा रही हैं, क्या रेलवे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं खास करके सुरक्षा के मुद्दे पर, उनको पूरा करने के लिए काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और शायद ये लोगों को पता नहीं है कि अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं एक जर्नी के लिए तो उसमें से खाली 50 ही टिकट पर चार्ज किया जाता है। अभी थोड़ा किराया बढ़ा है लेकिन उसमें भी घाटा पूरा नहीं हुआ। तो ये सोचना कि जो पैसा आ रहा है उससे कोई नई सेफ्टी हो जाएगी या कोई नई सहूलियत मिल जाएगी, ये गलत है सर। लेकिन आप अभी की बात आप कह रहे हैं कि इनफ रिसोर्सेज का इंतजाम नहीं करें। सतीश जी, अभी आप कह रहे हैं कि इनफ रिसोर्सेज नहीं है। बत्रा जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि कुछ साल पहले वो सरप्लस जनरेट कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, वो कह रहे थे कि भाई रेलवे में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट्स हो रहे थे उस वक्त भी पैसा नहीं लगाया गया क्या सुरक्षा के मोर्चे पर? नहीं, देखिए, रेलवे का प्रॉफिट हमेशा बहुत मामूली रहा और जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो अमाउंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर इसमें ये जो प्रॉफिट बताया जाता है ये कैसे खर्च किया जाएगा इसके बारे में भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी जगह फजूल खर्ची कर रहे हैं। अब आप फर्स्ट एसी के किराए, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी वालों को सब्सिडी किस लिए दे रहे हैं? वो सब्सिडी देने के काबिल नहीं है। तो आप पैसा जो आप अर्न करते हैं वो आप बहुत जगह वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ मनीष, आपको लग रहा है कि जो सवाल मैं आगे पूछ रही थी कि सरकार की प्राथमिकताएं, कि भाई अगर बजट एक दिक्कत है लेकिन अगर पैसे अवेलेबल हैं उसे कहां पर पहले आप लगाएं, उसमें भी एक पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम नजर आ रहा है क्या?
नहीं, उसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जब हम इतने पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं तो सेफ्टी से पहले और कुछ भी नहीं आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूरा फाइनेंसेस है रेलवेज का, वो क्रॉस सब्सिडी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। फ्रेट से हमें क्रॉस सब्सिडी मिलती है और हम पैसेंजर्स को सब्सिडाइज करते हैं। ये सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लोगों को ऑल्टरनेट मिलने लगते हैं। और अगर हम देखें फ्रेट और पैसेंजर दोनों साइड में जिस रेट पे रोड ट्रैवल बढ़ रहा है वो रेल से ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लोग जो हैं वो रेल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और इसका पर्टिकुलरली फ्रेट और बिजनेस पे ये फर्क पड़ता है कि अगर हमारा ज़्यादा फ्रेट रोड पे मूव कर रहा है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी हमारे देश में। तो ये जो क्रॉस सब्सिडी का सिस्टम है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखना पड़ेगा कि ये कब तक इस तरह से चल सकता है। और जो हमें रिसोर्सेज जनरेट करने हैं वो इसी तरह से हायर क्लास और एसी के अगर फेयर्स बढ़ाएंगे तो एयर फेयर जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, से रिसोर्सेज नहीं जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल, उसका एक रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। बत्रा साहब के पास मैं वापस आऊंगी, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले लखनऊ से शुभांशी मिश्रा ने अपना सवाल पूछा है। आइए सुनते हैं शुभांशी का क्या कहना है। बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम ट्रेवल का ट्रेन है और भारत में सबसे ज़्यादा हादसे ट्रेन के होते हैं। इससे हमारी भारत सरकार और रेलवेज को सबक क्यों नहीं लेती है? मैं अपनी सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। वहीं IBN-खबर.com पर पुनीत गर्ग ने लिखा है कि सरकार बदल गई, रेल मंत्री बदल गए, लेकिन हालात जो हैं वो आखिरकार कब बदलेंगे। और उधर ट्विटर पर मोना चौधरी ने लिखा है कि मोदी सरकार बताए कि 1 महीने पहले हुए ट्रेन हादसे के लिए आखिर किन अफसरों पर कार्रवाई की गई है। बत्रा साहब, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या अफसरशाही भी एक बहुत बड़ा हर्डल है जब हम रेलवे जैसे एक मैमथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं? इस समय जरूरत है गोल ओरिएंटेड अप्रोच की, जैसा कि 2000-2001 में किया गया था। और उसके नतीजे हमारे सामने हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट 473 से 100 पे आ गए। एक और पुश देने की जरूरत है। और मुझे कोई इसमें कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि भारतीय रेलवे भी यूरोपियन रेलवे से के मुकाबले में या उनसे बेहतर सेफ्टी के रिकॉर्ड में हो सकता है। और जो कि अभी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा फासला है तय करने के लिए। बिल्कुल गोल ओरिएंटेड अप्रोच की जरूरत है। इस समय पॉलिटिकल विल की जरूरत है और रिसोर्सेज रेलवे को देने की जरूरत है। 5 साल का प्रोग्राम बनाया जाए, जैसा कि काकोडकर कमेटी में लिखा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नहीं कर पाए हैं। सतीश जी, क्योंकि आपने सुरक्षा पर खास करके ज्यादा काम किया, एक दर्शक ने हमारा पूछा कि भाई 1 महीने पहले भी जो एक हादसा हुआ 26 मई की अगर हम बात करें, क्या कार्रवाई की सरकार ने? क्या 1 महीने जो जिस सरकार ने पूरा किया हो अभी, क्या उनको जज करने के लिए थोड़ा अर्ली टाइम पीरियड है, या फिर सरकार जब बन गई है तो भाई आपका दायित्व है, आप हिसाब दें, जवाबदेही करें कि आखिर प्रीवियस हादसों में क्या कुछ कार्रवाई की आपने? देखिए, रेलवे की कार्रवाई में कोई कमी नहीं है हादसे के बाद। जरूरत है हादसे से पहले की कार्रवाई की। अब आप ऐसा समझिए कि जो ट्रैक्स को बदलना है 20-25 साल बाद, उसके लिए पैसा नहीं है, तो हर साल एरियर बढ़ता जा रहा है। जो टाइम की ज़रूरत है मेंटेनेंस करने के लिए, वो टाइम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गाड़ियों पे गाड़ियाँ आप चढ़ाए जा रहे हैं उसी ट्रैक पर। तो जब तक आप ये सब बंद नहीं करेंगे, तब तक आप हादसों के बारे में बात ही कैसे कर सकते हैं? जी, यानी कि हमें जो है थोड़ा प्रीएम्प्टिव होने की यहाँ पर जरूरत है और सिर्फ पोस्ट एक्सीडेंट जो है अपने रिस्पॉन्सेस को तय नहीं करना है। पानीपत से एक किसान है अरुण कुमार, उन्होंने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं अरुण की बात। अरुण की बात पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि मनीष, जिस तरीके से हम जब भारतीय रेलवे की बात कर रहे हैं, जेपी बत्रा साहब हालांकि बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं कि जो भी टारगेट्स हैं वो हम चाहें तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये संगठन बहुत बड़ा नजर आता है? क्या इसमें भी फेरबदल करने की जरूरत है? थोड़ा सा उसको शार्पन करने की जरूरत है ताकि जो भ्रष्टाचार का घुन है उससे हम डील कर सकें? देखिए, साइज एक जगह पे जाकर के बेनिफिट के बजाय डिसबेनिफिट होने लगता है और रेलवेज वाकई काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कई जगह ऐसा किया गया है कई सेक्टर्स में या कई देशों में कि इंटरनल कंपटीशन या इंटरनल बेंचमार्किंग क्रिएट की जाती है।
तो मेरे ख्याल से ऐसा करना भी फायदेमंद हो सकता है कि अगर 4 अलग अलग यूनिट्स और उनकी आपस में बेंचमार्किंग की जाए तो ये पता लगेगा कि भाई अगर ईस्टर्न साइड जो है वो सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कर पा रही है तो नॉर्दर्न क्यों नहीं कर पा रही है, लेकिन नॉर्थ ने इसमें अचीव किया, साउथ क्यों नहीं कर पा रही है। ये सब डेटा जो है वो जरूर अवेलेबल होगा और इंटरनल होता भी होगा, लेकिन अगर इसको और पब्लिक किया जाए तो ये इंटरनल बेंचमार्किंग से भी जो लर्निंग्स ट्रांसफर हो सकती हैं या एक इंटरनल कंपटीशन जनरेट हो सकता है। मतलब शायद और पारदर्शिता की जरूरत है। इस पर मैं बत्रा साहब का एक आखिरी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उसके पहले हमने अरुण कुमार का जिक्र किया था पानीपत से। आइए सुनते हैं क्या कहा अरुण कुमार ने फोन पर। तत्काल टिकट के बारे में होता यही है कि अंदर की टिकटें बनती हैं सर, और जब तक लोग तत्काल ऑफिसर तत्काल टिकट बनाने में बिजी रहेंगे तब तक हादसे होते रहेंगे, क्योंकि उधर तो किसी की नजर ही नहीं है। बत्रा साहब, जो बात हमारे दर्शक कह रहे हैं कि भाई तत्काल टिकट्स का घोटाला हो या दूसरे मुद्दे हो, घोटालों की भी बात बहुत ज्यादा सामने आती है रेलवे में, और जैसा मनीष ने कहा, क्या और पारदर्शिता की जरूरत है इस सिस्टम की फंक्शनिंग में ताकि लोगों की जवाबदेही बढ़ सके? हर गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इस समय उतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा। दूसरा, बीच में एक मुद्दा उठा था कि किराया बढ़ रहा है और उससे सेफ्टी पे क्या असर पड़ेगा। मैं फिर दोबारा एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर गोल ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट की जाए और जो भी कंपोनेंट किराए का बढ़ाया जाए उसको सेफ्टी सरचार्ज का नाम दे दिया जाए, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटल जार्गन है, वो पैसा सेफ्टी के अलावा और कहीं पे खर्च नहीं किया जा सकता। उसे जो है बिल्कुल जो है स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी। फिलहाल बत्रा साहब आपका, सतीश बैश्य साहब आपका और मनीष आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मेरी लोगों की राय की भी कर लेते हैं। हमने सवाल किया था कि पहले हुए रेल हादसों से ना सबक लिए गए ना ही सख्ती हुई, क्या रेल हादसों की जांच सिर्फ औपचारिकता है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 75% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि महज 25% लोगों ने ऐसा कहा है कि नहीं है। यानी कि 25% लोगों को जो है उम्मीदें हैं कि औपचारिकताएं नहीं होती है, नतीजे भी निकलते हैं। और जाहिर सी बात है, यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट ने जिस बात का जोर दिया है कि ऑप्टिमिस्टिक एक रवैया जरूर है, चाहे तो बहुत कुछ नतीजे जो हैं आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि खामियों को दूर करें। फिलहाल तो प्रश्नकाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे हम गुरुवार रात 8:30 बजे कुछ और तीखे सवालों के साथ। अब तक के लिए